जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। तो आज महापर्व है, आज पर्व है भाई और बहनों का। आज पर्व है, एक तरह से कहा जाए तो एक रक्षा सूत्र का, एक रक्षा बंधन का। आप जानते एक बहुत बड़ा वचन होता है एक भाई के लिए, और एक बहुत बड़ा स्नेह होता है एक बहन के लिए। तो आज आप सभी को एमडी क्लासेस के तरफ से, मेरे तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। अरे गजब, आज तो पूरी की पूरी फौज उमड़ पड़ी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। और आप सभी से बस यही कहना है कि इस सेशन को एकदम शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज अपना दिन है। तो चलिए भाई, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ज़बरदस्त एनर्जी के साथ, पूरे जोश और पूरे ऊर्जा के साथ आज के सेशन को आगे बढ़ाइएगा और लेकर चलते हैं आपके साथ एक बेहतरीन और प्यारे से सेशन की तरफ। तो चलिए, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए साइंस की ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिसमें 15 टाइप पढ़ेंगे और 15 बेहतरीन टाइप होंगे, मज़ेदार टाइप होंगे, जिसको पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। हर एक के सवाल न्यूमेरिकल मिलेंगे, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, हर फ्लेवर के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और ये सेशन की शुरुआत करेंगे बेहतरीन और शानदार से 15 टाइप के सवालों की तरफ। तो चलिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं टाइप 1, यानी आपके पास सबसे पहले टाइप 1 है। और आज दिन अच्छा है, आप जानते हैं कि आज रक्षाबंधन का दिन है, आज सोमवार है। तो आप सभी को भैया आज अंतिम सोमवार है, तो सबसे पहले अंतिम सोमवार की शुभकामनाएं। हर हर महादेव का उद्घोष एक बार कमेंट सेक्शन में। अरे वाह, जबरदस्त एनर्जी के साथ आप सभी को भैया एकदम नमस्कार है। एकदम यही युवा जोश, यही जोश जो है अंत तक बनाए रखिएगा। इसी आशा के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को जवाब देना है। अरे सोचिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल कॉल्ड। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कह रहा है, जो एटम के बिहाफ पर किस नाम से जाने जाते हैं। तो मॉलिक्यूल को, उसको एटॉमिसिटी, परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एटॉमिसिटी कहते हैं। एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता। बोलिएगा, क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। और इसको ऐसे लिखा जाता है, परमाणुकता को कहा जाता है पहले बार मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक एक परमाणु कहते हैं, डाई एटॉमिक द्विपरमाणु कहते हैं, ट्राई एटॉमिक त्रिपरमाणु कहते हैं। तो मोनो एटॉमिक का मतलब होता है एक परमाणुक, एक परमाणुक। डाई एटॉमिक का मतलब होता है द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक। और ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या होता है बेटा? त्रिपरमाणुक। वैसे एक और बात बता दूं आपसे कि इस टॉपिक से आप जानते हैं एएलपी टेक्नीशियन से लेकर हर तरह के पेपर में, रेलवे के हर तरह के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। पॉलीएटॉमिक को लेकर बहुत बार बना हुआ है, और ओजोन को लेकर। पॉलीएटॉमिक यानी बहुपरमाणुक। तो ये जो टाइप है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण टाइप है, बहुपरमाणुक, ठीक ना। हाँ, तो चलिएगा, यहाँ पर जो एक परमाणु क्या हो गया। अच्छा, ये देखिए, जो एक परमाणु हो गया ना, ये कौन से होते हैं? ये उत्कृष्ट गैस होते हैं। हीलियम हो गया, नियान हो गया। एक परमाणु में केवल एक ही एटम होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आप चलेंगे परमाणुकता कहेंगे, एटॉमिसिटी कहेंगे, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। लेकिन अब इधर आ जाए, हीनी, अर्कर, जीरन, ठीक है। हाँ, जेनान और रेडान। द्विपरमाणुक में आप जानते हैं हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जिसके पास 2 एटम हो वही डाई एटॉमिसिटी उसके पास होगी। और जिसके पास 3 एटम हो, जैसे ओजोन हो गया। पॉलीएटॉमिक में फास्फोरस होता है और सल्फर होता है। सल्फर के पास दोस्तों, एक बार सभी लोग सल्फर का काउंट करें। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। सल्फर का टाइप करिए, बहुपरमाणुक होता है। सल्फर के बारे में P4 और S8 ये टाइप जरूर कीजिएगा। फास्फोरस 4 एटम के साथ होता है और सल्फर 8 एटम के साथ होता है। बहुत बढ़िया। तो चले आगे दूसरे सवाल के साथ। सेशन को शेयर करना एकदम नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, परमाणुओं की संख्या निकालेंगे। क्या हो गया? कैसे निकालेंगे बताइए? नंबर ऑफ मोल क्या होता है? बहुत बढ़िया, इतना जल्दी जिनके जवाब आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गिवन मास अपन मोलर मास। और आप जानते हैं गिवन मास 16 ग्राम है, मोलर मास भी 16 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल 1 आया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें
अगर हम हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इंटू अवगाद्रो संख्या कहते हैं, और 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, एकदम परफेक्ट आंसर आया, बहुत बढ़िया, सी 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 सी, जबरदस्त। ये जोश ऐसे ही बना रहेगा तो एकदम आनंद आएगा यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के, अरे गजब सवाल है ये, ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो ओजोन का परमाणु भार क्या होगा? 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है। अगर 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? ओजोन का फार्मूला बोल दो भाई, O3 होता है। तो आप जानते हैं 3 इंटू 16, 16 तिया कितना होगा? 48। तो एक मोल में, अब जानते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, तो परमाणु है तो आप कहेंगे 16 ग्राम पर मोल। ओजोन है तो क्या कहेंगे? 48 ग्राम पर मोल। अब मॉलिक्यूल होता तो क्या कहते? 32 ग्राम पर मोल। अब इसमें से जैसा सवाल पूछेगा वैसा। ओजोन का ये है ना भाई, ओजोन तो ये है ना दोस्त, ओजोन ये है, ये मॉलिक्यूल है, अणु है, तो अणु का पूछता तो ये बताते, है ना? बस वैसा ही आपका जवाब देना है। चले, हाँ, कहते भी है कि गंगा बदली यमुना बदली सरयू का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, फिर सारा जमाना बदलेगा। और मान लिया तो मान लिया, फिर जीना क्या और मरना क्या, या ठान लिया तो ठान लिया, फिर जीना क्या और मरना क्या। जिसने संकल्प किया है ना, उसी ने उस संकल्प को पूरा करने की हिम्मत भी की है। जिनके संकल्प अधूरे हैं, जिनके संकल्प कमजोर है, उनका लक्ष्य भी वैसे ही धुंधला धुंधला नजर आता है, और उनके सपनों को कोई और पूरा करता है, और वो दूसरे के सपनों को पूरा करते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में देखिएगा तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, तो इसी का होगा आंसर, इसमें हाइड्रोजन ही आएगा। लेकिन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ कुछ सवाल और बताता हूं। हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक का तत्व है। हाइड्रोजन को क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय तत्व कहते हैं। और हाइड्रोजन जो है ना, वैसे ये जल का निर्माण करता है जो एम्फोटेरिक होता है। हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया जल जो होता है एम्फोटेरिक, अम्ल और क्षार दोनों के तरह व्यवहार करता है। यही हाइड्रोजन को हम कहते हैं आवारा तत्व। मुझे रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो भी रास्ते से गुजरा उसे ठोकर लगा दी, मुझे रास्ते का पत्थर, वही है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक, तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक, सबसे अधिक, हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है। लिथियम के बारे में एक खासियत होती है, स्मॉलेस्ट मेटल, सबसे छोटा मेटल है, स्मॉलेस्ट मेटल है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 3 होता है, और ये भी सेकेंड ग्रुप में होता है हमारे लिए। सेकेंड ग्रुप नहीं, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड पीरियड में पाया जाता है, सेकेंड पीरियड में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? किसी तत्व का परमाणु भार किसके कारण होता है बताना है। अरे वाह, जबरदस्त भैया, आप लोग भी आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सभी लोग जो तैयार हुए हैं ना आज रक्षाबंधन के लिए, तो एकदम मस्त लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, शानदार लग रहे हैं। तो आप सभी को अगेन अगेन भैया हैप्पी रक्षाबंधन, सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। एकदम भैया एकदम गर्दा काट रहे हो तुम लोग आज। कह रहा है परमाणु भार किसके कारण होता है? गुरुजी, परमाणु भार ये तत्व का सिंबल है बाबू, ये तत्व का प्रतीक है। और जो परमाणु भार होता है ना, इसको ऊपर लिखते हैं, ABCD जैसे ऊपर लिखी जाती है, A से शुरू होती है, Z पे खत्म होती है। ये Z वाला क्या होता है बाबू? ये परमाणु क्रमांक होता है। Z वाला क्या होता है? परमाणु क्रमांक। और ये क्या होता है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के तौर पे इसको जानिएगा। हाँ, तो इसमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को जोड़िएगा, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन।
अच्छा, परमाणु कैसा होता है दोस्त? एटम कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव, धनात्मक होता है। तो न्यूक्लियस होता है धनात्मक, एटम होता है उदासीन। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन हो, एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन कितने? ए बाबा, प्रोटॉन कितने? 11, न्यूट्रॉन कितने? 12। तो पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या, पान खा लो, 12 + 11 23 होगी। द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? 23। तो कितनी होगी? 23। अरे वाह, आज क्या ठान लिए आप लोग कि गलत नहीं करेंगे क्या? एकदम सही जवाब देंगे। क्या हो गया? अच्छा, आप सभी को भी बधाई, बहुत सारी बधाई भाई, एकदम मस्त रहिए। और लड़कियों से बस एक ही आग्रह है कि भैया आज वसूली अच्छे से कीजिएगा। आज कोई थोड़ा कम बहुत, आज कोई कहे कि भैया हम तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, मान रखेंगे, तो मानना मत, अपने भाइयों से आज नहीं मानना, आज अच्छे से वसूली कर लेना। लेकिन उन लड़कों से कहना है जो थोड़े अभी नौकरी की तैयारी में है, सरकारी नौकरी मिलने वाली है, उनसे कहना है भाई तुम लोग अपने बहनों के साथ ये कह सकते हो कि भैया जब नौकरी मिलेगी तो 1-2 सैलरी ले लेना, आज 100 रुपया 50 रुपया में बात दो राखी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हाँ, वादा करके काम चलाया जा सकता है। हाँ, क्या कह रहे हो? 10 रुपये में काम चलाओ, तुम कंजूसे रहोगे। हाँ, थोड़ा दिल बड़ा करो भाई। फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है भाई? फास्फोरस की परमाणुकता, मैंने क्या कहा? फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? तो फास्फोरस को P4 कहते हैं। और फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है? ये पॉलीएटॉमिक होता है। कैसा होता है बेटा? पॉलीएटॉमिक, बहुपरमाणुक होता है। फास्फोरस कैसा होता है दोस्त? बहुपरमाणुक होता है, पॉलीएटॉमिक होता है। वैसे फास्फोरस के 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार का फास्फोरस होता है। एक होता है बेटा रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस माचिस में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा होता है व्हाइट फास्फोरस, चूहा मारने की दवा बनाई जाती है, चूहा मारने की दवा बनाई जाती है, ठीक ना? एक ब्लैक फास्फोरस होता है जिससे उर्वरक बनाया जाता है, उर्वरक बनाया जाता है। यहां पर जो फास्फोरस होता है ये एक अधातु है और क्रियाशील भी है। इसको हम जल में स्टोर करते हैं। किस में स्टोर करते हैं? जल में स्टोर करते हैं, जल में स्टोर करते हैं, ठीक है? तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? बहुपरमाणुक है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? बहुपरमाणुक है। श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने में कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत फास्फोरस से आपसे कह रहा है व्हाइट फास्फोरस लो, और व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस बनाना है। रेड फास्फोरस कह रहा है किसका इस्तेमाल करोगे? ये सेंडमायर रिएजेंट होता है बेटा, आप जानते हैं CO2Cl2। हाँ बिल्कुल, सेंडमायर रिएक्शन जो होता है उसका ये क्या है? उसका उत्प्रेरक है। वैसे एक बात याद रखना, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। वनस्पति तेल को जो घी बनाने का काम है यही करते हैं, ठीक ना? आप ये भी याद रखना, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी, ठीक ना? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं ये, ठीक ना? एक ही जैसा कैटलिस्ट है, इसीलिए निकिल और प्लेटिनम इसमें है ना, इसीलिए बता दें। यहाँ आयोडीन बताएंगे भाई, यहाँ पर क्या आंसर में होगा? आयोडीन होगा। तो आंसर में क्या हो गया बेटा? आयोडीन हो गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलें आगे। अगला सवाल है, देखिएगा टाइप 2 के तरफ चलेंगे, और इसमें एक सवाल देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? हाँ बताइए भाई, बढ़िया तरीके से जवाब देना है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, कभी ओलियम पूछ देना, ओलियम का फार्मूला क्या होता है?
तो ओलियम का फॉर्मूला होता है H2H2O7, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड ये होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ा हुआ सवाल बड़े फेमस रहे हैं, वैसे आप लोग अब इसको याद कर चुके हैं, फिर भी मैं याद करा देता हूं। अच्छा दिन है आज। किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, इसको किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड, इसी का और भी नाम है, इसी को आयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं आयल ऑफ विट्रॉल, किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड। और इसी को हम कहते हैं एक और नाम से, देखो बैटरी एसिड भी कहते हैं इसको। तेजाब जो होता है ना, यही होता है, बैटरी एसिड भी कहते हैं, ठीक है। H2SO4 को, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अमाशय में पाया जाने वाला अम्ल है, अमाशय में पाया जाने वाला, अमाशय में उपस्थित होता है, अमाशय में उपस्थित, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब हम सल्फ्यूरिक एसिड को देंगे। चलिए अगला सवाल है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या, बड़ा फेमस सवाल रहा है। आज कहते हैं ना कि एकदम मुस्कुरा सकते हैं आप, और आप लोग भी आज गजब लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं, एकदम छाए हुए लग रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही जैसे जैसे इमोजीज मुस्कुराता हुआ भेजते हैं, वैसे ही आप जीवन भर ऐसे ही खुश रहें, एकदम अपने घर परिवार में रहें। तो यूरेनियम 238, अब देखो 92 यूरेनियम 238 की बात करता हूं, ये है द्रव्यमान संख्या और ये है परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉन पूछता तो किसके बराबर, 92 के। इलेक्ट्रॉन पूछता तो 92 के। लेकिन अगर न्यूट्रॉन पूछ लेता तो ए में से जेड को घटा देते। 238 में से 92 को घटा दीजिएगा, 8 में से 2 गया 6, यहां पर 146 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अरे गजब। एक सवाल पूछूं क्या भाई, बता दो, तुम ही बताओ यार। अगर मैं पूछता हूं न्यूक्लियर फ्यूल किसे कहते हैं, नाभिकीय ईंधन किसे कहेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूल क्या यूरेनियम 238 होगा? यूरेनियम 238 नहीं, यूरेनियम 235 होता है। नाभिकीय ईंधन के तौर पे हम किसे कहते हैं, यूरेनियम 235 को कहते हैं। एकदम आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की। कहते हैं ना कि खूब मेहनत करो, खूब मन से पढ़ो, और जीवन में सफल उसी काम में होगे जिसको करते समय बार बार घड़ी देखना न पड़े। जिस काम में तुम रम गए, जिस काम में तुम एकदम पूरे मनयोग से लग के पढ़ रहे हो ना, सफलता उसी काम में मिलनी है। तो वही कहता हूं कि आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, आज शिद्दत से करो कोशिश चिराग बनने की, कौन जाने कल तुम्ही से रोशन सारा जहां हो। चलना यहां देखना, नीचे के 2 कॉलम के घटकों को आपस में मिलान करने के लिए दिए गए विकल्पों, मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। यह आपको दिया गया है। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, निश्चित अनुपात में यौगिक मिश्रित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यौगिक होते हैं। परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। सल्फेट और अच्छा ऑक्जेलेट आयन ऋणात्मक होते हैं। ये पूछा हुआ है। पूछा है किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में। अब इसमें से चारों का जवाब आपको देना है। इसमें से सही जवाब क्या होगा, आप बताइए, इसमें से किसको चुनोगे? कोई तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसको आप एक बार में चुन लो। सही तरीके से चुन के बताओ बेटा क्या होगा। यहां पे किस ऑप्शन को चुनोगे? पहले ध्यान दो, नियम के तरफ ध्यान दोगे तो आ जाएगा। किसको तरफ चुनोगे? तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, यौगिक तो होते हैं, ये स्थिर अनुपात का नियम है। और इसी नियम को किसने दिया था? जोसेफ, ये क्या कहते हैं, लेवोसिए के साथ एक और वैज्ञानिक, प्राउस्ट का नियम कहते हैं इसको। ये प्राउस्ट का नियम भी है बेटा, ठीक है। तीसरा, यहां देखिएगा परमाणु विखंडित नहीं हो सकते। ये अविभाज्य कहा था, किसने कहा था अविभाज्य? हाँ, इंग्लिश में भी दिखा दे। ये इन्होंने कहा था, डाल्टन ने कहा था। डाल्टन ने कहा था एटम आर इंडिविजिबल, एटम आर इंडिविजिबल, ये डाल्टन ने कहा था। और ये तीसरा, तो तीसरे के बाद एक कहीं दिख रहा है क्या? तीसरे के बाद एक ये दिख रहा है, कह रहा है सल्फेट और ऑक्जेलेट अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो यौगिक बना सकते हैं अमोनियम सल्फेट, अमोनियम ऑक्जेलेट। और यहां पर एक बच रहा है, तो आप डी को
दूसरे ऑप्शन से मिला दीजिए। कह रहा है किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की संख्या समान होती है क्योंकि वो मोल की संख्या होती है। तो मोल में हमेशा नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होंगे, अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। कह रहा है परमाणु में उपकक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। एक वैज्ञानिक है ऑफबाउ। ऑफबाउ ने एक नियम दिया है। ऑफबाउ का मतलब होता है बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब होता है जिससे मतलब निर्माण के लिए कहा जाता है कि जब भी क्या क्या भरे जाते हैं, जब भी उपकोष भरे जाते हैं तो कम ऊर्जा स्तर वाले पहले भरे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कम ऊर्जा स्तर पहले भरे जाते हैं। तो कम ऊर्जा स्तर पहले भरे जाते हैं और अधिक ऊर्जा स्तर बाद में भरे जाते हैं। तो यहां अहबाउ का नियम होगा। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है कि नाभिक के चारों ओर घूम रहे किसी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय में स्थिति और संवेग का निर्धारित करना असंभव है। यानी इसमें कहा गया कि डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स, हाँ, h/4 यानी दोनों को एक साथ निर्धारित करना असंभव है। यह हाइजेनबर्ग ने कहा था। हुंड का नियम और पाउली का पोर्जन नियम आगे की चीजों में देखेंगे, ठीक ना। एक ने कहा था कि क्वांटम नंबर किसी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्याएं कभी बराबर नहीं हो सकती। कह रहे बोर का सिद्धांत बताता है। बोर का सिद्धांत के बारे में पूछा है, आप जवाब दीजिए यहां पर क्या जवाब देंगे। बोर का सिद्धांत कैसे सोचोगे। देखो स्टॉक प्रभाव क्या था और जीमान प्रभाव। इसमें था स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड। इस ध्यान देना बेटा, एलपी वाले जरूर ध्यान देंगे। इन मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेक्ट्रम होता है ना, उसका विपाटन चुंबकीय क्षेत्र में जीमान प्रभाव कहलाता है। और सेम ये भी है, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्पेक्ट्रम ऊर्जा का है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बोर का जो परमाणु मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के, एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली के लिए है। और जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ना बेटा, बोर का जैसे हाइड्रोजन के लिए है, जैसे हीलियम के लिए है, जैसे लिथियम, ये एक परमाणु के लिए बना हुआ है, ठीक ना। बोर का परमाणु मॉडल किसके लिए बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। और बोर के परमाणु मॉडल को हम क्या कहेंगे, यह किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड ऑन प्लांक्स क्वांटम थ्योरम। यह किस पर बेस्ड है बेटा, प्लांक्स क्वांटम थ्योरम। तो ये प्लांक्स के क्वांटम थ्योरम पर बेस्ड है, प्लांक के क्वांटम थ्योरम पर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की चर्चा करेंगे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब, डाल्टन ने क्या कहा था, किसी भी बर्तन में बहुत सारे गैस हो। देखना एकदम आज बेहतर दिन है बेटा पढ़ने के लिए। बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है रक्षाबंधन में। रक्षाबंधन में सबसे बड़ा कार्यक्रम यही होता है कि रक्षा बांधने से पहले और रक्षा बांधने के बाद आपको अपने बहनों के घर जाना होता है, लेकर आना होता है, कुछ ऐसा ही जिम्मेदारी आपको मिला होता है। तो उसके उपरांत अगर समय मिल गया है तो पढ़िए। अगर आप बहन हैं यानी तो आपसे ये कहना है कि आज भैया आप लोगों की आमदनी अच्छी है तो थोड़ा सा दुआएं भी अच्छी हैं, और आज आप ही सबके पलकों पे होती हैं। बहनें जो होती हैं वो कहते हैं ना कि पूरे घर की जो सबसे बड़ी खुशी होती है वो बहनों के हिस्से में ही है, कि इन्हीं से पूरा घर रोशन है, इन्हीं से पूरा कहते हैं ना कि पूरा का पूरा जो घर परिवार है, इन्हीं के चहलकदमियों से, इन्हीं के नोक झोंक से ज्यादा ही खुशनुमा होता है। और अगर भाई बहन में थोड़ी बहुत लड़ाई ना हो तो मजा नहीं आता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता है, डाल्टन ने कहा किसी एक बर्तन में अगर बहुत सारे गैस भर दिए, एक ये गैस भर दिए और दूसरे भी गैस भर दिए, तो क्या हुआ, मान लीजिए इस गैस का दाब Pa है और इस गैस का दाब Pb है, तो टोटल प्रेशर क्या होता है, तो जो टोटल प्रेशर होता है वो Pa प्लस Pb होता है। तो इस बर्तन में दोनों दाब जो होता है, लेकिन ये दोनों दाब जो होगा Pa प्लस Pb तब होगा जब दोनों गैस एक दूसरे से क्रिया ना कर सके। तो इसमें कौन सी गैस एक दूसरे से क्रिया नहीं करने वाली है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये एक दूसरे से क्रिया नहीं करेगी। तो इस अनुपात में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो होगा वो लागू होगा। हाँ भाई, आज तो तुम लोग एकदम मजे में हो।
यहां पे दो सूची दी हुई है, मिलान करिए। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीला थोथा और हाइपो, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और यहां पर आपके जबरदस्त तरीके से मिलान होने चाहिए। बताइए इसमें से किसको चुनेंगे आप? हाँ, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये चौथा होता है, डेकाहाइड्रेट भी होता है, ठीक ना। आप आराम से इसको देख सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक ना। आप देखिएगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा आप किसको चुनेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, लेकिन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को चुनिए, एक ही चीज दिया हुआ है। नीला थोथा क्या है? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। और आपके पास हाइपो जो शब्द है वो सोडियम थायोसल्फेट के साथ है। किसके साथ है? सोडियम। अब एक ही बचा है तो उसी को कहेंगे 4123, 4123। कहने की बात आई है, टाइप 3 आया हुआ है आपके सामने। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है। पूछा है हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? अरे थोड़ा जवाब दे लो हो, एकदम बातचीत तो चलता रहेगा लेकिन थोड़ा जवाब दीजिए। सेशन को थोड़ा अपना मोहब्बत, अपना प्यार, लाइक वाइक करते रहिए। हैलोजन जो होते हैं 17वें समूह में है, 17वें समूह में है, 17वें ग्रुप में है हैलोजन, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और हाइड्रोजन जो होते हैं ना, फ्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो वैद्युत ऋणात्मकता और क्रियाशीलता का यही क्रम होता है, वैद्युत ऋणात्मकता, वैद्युत ऋणात्मकता तथा क्रियाशीलता का यही आर्डर होता है। वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो आर्डर होता है वो क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चले भाई, यहां पर तो आपको फ्लोरीन को याद करना था, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और आयोडीन को हम कहते हैं चमकदार अधातु है। ठीक है, अब ब्रोमीन को हम क्या कहते हैं? लाल तरल द्रव होता है, लाल तरल द्रव है, यानी अधातु है एक प्रकार का। ये लाल तरल द्रव है, बहुत बढ़िया। कह रहा है एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले, तो यहां देखना बेटा, के, एल, एम और एन, इस सभी को सेल कहते हैं। सेल मतलब कोष, सेल का मतलब क्या होता है? कोष। तो के में एन बराबर 1 होता है, एल में भी एन बराबर 2 होता है, और एम में एन बराबर 3 होता है, और इसमें एन बराबर 4 होता है। तो यहां जब देखेंगे ना, तो यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसे निकाली जाती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाता है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 हो जाता है, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 हो जाता है, 3 3 का 9 दूना 18, 4 का स्क्वायर 32 हो जाता है। तो जो एम में देगा, एन में क्या होगा बेटा? एन में 32 और एम में होगा 18। एम में क्या होगा बेटा? 18 होगा, एम में 18 होगा। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप बताएंगे? आप बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है बेटा? सोच के बताइए। एसपीडीएफ, चलिए मैं बता देता हूं, एफ से संबंधित नहीं है। मैं आपको एक पीरियाडिक टेबल दिखाता हूं और वहीं से आपको एक आर्डर आएगा, फिर आपको पता चलेगा।
ओह, कहाँ रह गए भाई पीरियोडिक टेबल जमाने। हाँ भाई, लीजिए एक पीरियोडिक टेबल लीजिए और यहाँ पर आप देखने को मिलेगा कि ये कहानी है बड़े फेमस ग्रुप की, और ये ग्रुप आप सब रटे हुए हैं, रटे हुए हैं भाई, सब लोग रटे हुए हैं इस ग्रुप को। देखिए ये पीरियोडिक टेबल, और इसी पीरियोडिक टेबल को आप सब रटे हुए थे, देखिएगा। यहां देखिएगा, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले आपने ये वाला ग्रुप सबने पढ़ा हुआ है, सबको ये याद है। हीलियम का 2 होता है, 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 होता है, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18 होता है, 8 जोड़ोगे 18 होता है, फिर यहाँ 18 जोड़ोगे तो 36 होता है, फिर 18 जोड़ोगे तो 54, फिर यहाँ पर 32 जोड़ो, मैंने ऐसे करते जाओगे तो आपको 86 मिलता है। तो यहाँ पे 54 है, तो 54 के बाद आपके पास पूछा हुआ है, कहाँ गया, 56 पूछा हुआ था क्या, 56 वाले तत्व किस वर्ग में आते हैं, तो 54 अगर यहां पर है तो 56 किस वर्ग में होगा, इसमें होगा। तो ये वही तरीका होता है, केवल उसी को याद कर लोगे तो आप सब चीज निकाल लोगे कि कौन किस तत्व का है। तो ये किस ब्लॉक का तत्व आया बेटा, एस ब्लॉक का तत्व आया, तो ये एस ब्लॉक का तत्व होगा, ठीक है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइएगा क्या होगा। इसमें क्या है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो यहां पर एल की बात कर रहा था, तो अभी के बाद एल आया था 2n² यानी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ 8, 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर 8 आएगा एल कक्षा में, ठीक है, एल में रखे हुआ। अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन देखो, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। पहले तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद होना चाहिए, और इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और फिर कह रहा है पानी में मिलाने पर, तो पानी में मिलाने पर जिससे ये बना था वही निकलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस बाहर हो जाएगी। तो ये क्लोरीन गैस बाहर होगी, बिल्कुल सही और सटीक है, एकदम यही होगा बेटा, ऑक्सीजन नहीं होगा, यही गैस निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बेटा, क्लोरीन निकलेगी। कार की बैटरी में देखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है, कौन इसमें से प्रयुक्त होगा, कार की बैटरी में कौन सा प्रयुक्त होगा बताइए। हाँ, कार की बैटरी में, तो यहां पर आपको सल्फ्यूरिक एसिड ही लगाना है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला देखिएगा, COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड है दोस्त। और ये जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये कहां पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक मतलब टमाटर में पाया जाता है, तो पालक और टमाटर में पाए जाते हैं, लेकिन ये स्याही का रंग उड़ाने का काम करते हैं, स्याही का रंग उड़ाने का काम करते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां पाया जाता है, ये सभी को पता है, लेकिन क्या ये बात पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में पाए जाते हैं ये जरूर पीएच के मान को 1.5 से 2 के करीब करते हैं, लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोपेप्सिन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए पूछा है गोताखोर, और ये क्वेश्चन देखिएगा बड़ा गजब का सवाल आता है, जब भी इस तरह का सवाल बनाता है तो इसके जवाब बच्चों को याद रहता है, लेकिन एक बार दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन को देखिएगा, कौन सा आंसर आप लगाएंगे बताइए भाई, सोच के बताइए क्या होगा, क्या लगा रहे हो। ए ऑप्शन वाले बहुत सारे लोग हैं, बी वाले भी बहुत सारे हैं। तो देखना बेटा, अगर कभी आईसीयू के पेशेंट को पूछे कि आईसीयू में, या आपसे गोताखोर, जो गोताखोर होते हैं ये पानी के अंदर होते हैं, तो ये लोग
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ये लोग क्या लेके जाते हैं? तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ये लोग लेके जाते हैं ऑक्सीजन और साथ में हीलियम। तो ये लोग ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस लेकर जाते हैं? हीलियम गैस लेकर जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस लेकर जाते हैं। वैसे पहाड़ वहाड़ पर सामान्यतः इसका भी प्रयोग किया ही जाता है, सामान्यतः, ठीक है। तो सामान्यतः इसका भी प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जा सकता है? किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जा सकता है, बताइए क्या होगा? इसमें देखिएगा मोहर की आर्जेंटोमेट्रिक विधि, आयोडोमेट्रिक विधि, विक्लर विधि, ठीक ना। अच्छा, एक मोहर लवण पूछा जाता है। मोहर लवण किसे कहते हैं? तो मोहर साल्ट जो है, इसका जवाब क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल साल्ट क्या है? तो मोहर लवण, द्विक साल्ट पूछा जाता है। और जो मोहर लवण होता है ये मेनली होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये मेनली क्या होता है दोस्त? फेरस अमोनियम सल्फेट होता है। तो निम्न में से किसके द्वारा अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाया जाता है? तो आयोडोमेट्रिक मेथड के द्वारा क्लोरीन का पता लगाया जाता है, ठीक है, आयोडोमेट्रिक मेथड के द्वारा। ये ध्यान पे रखिएगा, ओके। हाँ, चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिएगा। टाइप 4 शुरुआत करते हैं, इसका जवाब दीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ और भी बेहतर सवाल की श्रृंखला लेकर आया हूं। एक पावन दिन है, एक सुंदर सा दिन है, और इस दिन पर अगर आज की क्लास चल रही है तो जाहिर सी बात है आज पढ़ने वाले बच्चे भी पूरे मनयोग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां पर एक बदलाव करिएगा बेटा, एक बदलाव। ये आयोडोमेट्रिक विधि नहीं, बहुत सारे दोस्त जो कहे आर्थोटोलीडाइन मेथड होगा। यहां पर ए होगा, बी नहीं होगा, ठीक ना। हाँ, बी वाला आयोडीन के लिए होता है। बी वाला किसके लिए होता है? आयोडीन के लिए होता है, ठीक ना। हाँ, यहां पर टाइप 4 की शुरुआत करेंगे। और टाइप 4 में क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग किसके निर्माण के लिए करते हो? बताओ इसमें से। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, क्या होगा? ए, बी, सी, डी। क्या जवाब दोगे? ए दोगे कि बी दोगे कि सी दोगे कि डी दोगे? सोच के जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया। आहा, ये होता है ना, ये होता है भाई। एकदम लाइक करते रहिएगा। लाइम साइकिल पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं, इसी चूने का पानी का जब रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है CaOCl2, और साथ में यहां पर जल जो है बाहर निकल जाता है। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, यही है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम है, क्या नाम है बेटा? दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। तो यही ब्लीचिंग पाउडर है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। और बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से 2 सवाल बनते हैं बेटा, नोट कर लेना, कई बार भूल जाता है। इसी को हम फायर एक्सटिंग्यूशर में इस्तेमाल करते हैं। एक्सटिंग्यूशर में क्यों भाई? अग्निशामक के तरह काम करता है। अग्निशामक, आग बुझाने के काम करता है, आग बुझाने में। और इसी को एंटा एसिड के तरह काम करते हैं, प्रति अम्ल के तरह काम करते हैं, प्रति अम्ल के तरह, एंटा एसिड के तरह, ठीक है। और ये तो आप जान ही रहे हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। चलिए भाई, ऐसी एनर्जी बनी रहे आपकी। अभी तक हम लोग लगातार 27 सवालों की श्रृंखला पर हैं और आप एकदम एनर्जी और जोश के साथ बने हुए हैं। एक सुंदर से दिन में निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? देखो, पानी को शुद्ध करना हो, पानी की गंदगी को हटाना हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान पे रखना है, यहां पर एक आरओ मेथड होता है। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, या तो कभी सवाल ये पूछता है, ठीक ना,
कभी सवाल पूछता है ओजोन, ओजोन के द्वारा बैक्टीरिया को किल करते हैं, ओजोन। कभी कभी आपसे पूछता है क्लोरीन गैस के लिए, कभी आपसे KMnO4 के बारे में बोलेगा। तो सवाल तो जो भी बने जवाब इसी में से आएगा। तो यहां पर अभी हम क्लोरीन लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं दोस्त, क्लोरीन। हाँ, अब देखो ये KMnO4 को हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, और यही पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा कहते हैं, लाल दवा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले। अब ये तो बताया गया था ना, M पूछे थे, L वाला तो आप बता ही सकते थे। यहां पर पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। अच्छा, संयोजकता क्या होता है, संयोजन करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3। अमोनिया देखो नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। ऐसे ही आप देखेंगे बहुत सारे चीजें, जैसे मेथेन देखेंगे तो 4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो 4 ही होगा, यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ है, 4 बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नहीं याद होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कार्बोनेट में देखो, कार्बोनेट में डबल बॉन्ड हो, ओ तो ये है कार्बोनेट का CO3-2 होता है, तो इसमें भी तो 4 बॉन्ड है। यहां पर भी कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है। तो इसी तरह से जवाब दीजिएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है, तो कंकाल रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है, कंकाल रासायनिक समीकरण। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन में दे रहा हूं H2 + Cl2, HCl बन गया, तो यहां पे 2 लिखेंगे तब जाके बैलेंस होगा। ऐसे ही N2 + H2 बन गया NH3, तो यहां पे अगर N2 + 3H2 लिख दे, 3H2, तो यहां पर 2NH3 आएगा। N2 + 3H2 क्या आएगा, 2NH3। ठीक है, ये अमोनिया होगा, ये कौन सा होगा, अमोनिया होगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है। तो यहां पर पूछा हुआ है किस अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है, आपको जवाब देना है। अब देखो अभिक्रियाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे एक अभिक्रिया होती है, बेटा ध्यान दीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, अगर हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक उत्पाद बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एकल उत्पाद बनता है, एकल उत्पाद, 1 प्रोडक्ट बनता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनता है, 1 प्रोडक्ट। संयोजन अभिक्रिया में होता क्या है कि उष्मा, देखो दहन अभिक्रिया में आप जानते हो उष्मा निकलती है, संयोजन अभिक्रिया भी एक प्रकार का उष्माक्षेपी है। ये दोनों सवाल ध्यान पे रखिएगा, उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। तो संयोजन अभिक्रिया भी क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है। साथ में अगर हम संयोजन के साथ साथ एक और अभिक्रिया है जिसका नाम वियोजन अभिक्रिया है। अगर हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करें तो जो वियोजन अभिक्रिया जिसको हम डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, डिकम्पोजिशन, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो वियोजन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया जो है ये उष्माशोषी अभिक्रिया है, उष्माशोषी है। और इसमें एक अभिकारक से कई उत्पाद बनते हैं, एक अभिकारक से कई उत्पाद बनते हैं, एक अभिकारक से कई उत्पाद बनते हैं, एक अभिकारक से कई उत्पाद बनते हैं। तो आपको ध्यान पे रखना है, यहां पे वियोजन अभिक्रिया की बात कह रहे हैं। तो संयोजन और वियोजन, कौन सी अभिक्रिया उत्पादों के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी मुक्त करती है, तो उष्माक्षेपी। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होती है, श्वसन अभिक्रिया भी एक प्रकार की क्या है,
रेस्पायरेशन को भी हम कहते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन, याद है ना आप लोगों को, रेस्पायरेशन। उष्मा बाद में निकलती है ना रेस्पायरेशन में, है ना। तो यहां पर रेस्पायरेशन के अलावा आप जानते हैं दहन, कॉम्बिनेशन को कहते हैं, कंबसन को कहते हैं, कंबसन। और साथ में एक और क्या बताया मैंने, संयोजन। तो जब भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछेगा तो यहीं से आप आंसर दे सकते हैं, कॉम्बिनेशन। तो इसको हम कंबसन और इसको कॉम्बिनेशन, अंतर याद रखना, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 32, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो ऐसे सवाल लाया हूं जो क्वेश्चन में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, सॉरी। हाँ बड़ी बढ़िया है भाई, बहुत अच्छी बात है एकदम, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए आप लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, बेरियम सल्फेट है और, हाँ देखिएगा, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट है। ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, तो यहां पर देखो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, 2NaCl, और साथ में बेरियम सल्फेट। तो यह आयनों का विनिमय हो जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में अगर हम चर्चा करें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का विनिमय होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है। तो एक मामला है आयनों का विनिमय का, आयनों का विनिमय होता है, आयनों का विनिमय क्या होता है बेटा, आयनों का विनिमय होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का विनिमय होता है। ये वाला हो जाएगा क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। आप देख रहे हैं बेरियम सल्फेट के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ, तो ये याद रहेगा। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए आगे की बातें करेंगे। चलिए यहां पर एक सवाल दिया हुआ है कि ए और बी का पीएच, देखो ए का पीएच कितना दिया है 4 और बी का पीएच दिया है 7। तो ए का सांद्रता हो जाएगी 10 की घात -4 और बी की सांद्रता हो जाएगी 10 की घात -7। तो पूछा है दोनों विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 1000 गुना का अंतर है। ये 1000 गुना ज्यादा है, -4 जो है वो ज्यादा है, -7 कम है। तो कितना ज्यादा है, 1000 गुना। पावर अगर माइनस में है तो जिसका माइनस कम है वो ज्यादा होता है, जिसका ज्यादा होता है वो कम होता है ना। -7 न्यूमेरिक में ये ज्यादा है लेकिन ओवरऑल ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो 1000, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों को अनुमान लगाए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है। अब देखो कभी भी प्रोडक्ट के हिसाब से आपको रिएक्टेंट गेस करना है। प्रोडक्ट क्या है बेटा, तो प्रोडक्ट है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि प्रोडक्ट है लिथियम सल्फेट, ये प्रोडक्ट है लिथियम सल्फेट और वाटर। कह रहा है भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया, एक और गेस दे रहा है कि यहां पर कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन होता है, एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो आप जानते हैं एसिड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हैं और यहां पर आप ले सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो मेटल के ऑक्साइड अक्सर बेस होते, मेटल के ऑक्साइड होते क्या है, बेस होते। तो ये सवाल वहीं से बना हुआ है। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, 34 सवाल हो गए। टाइप 5 के तरफ चलेंगे। हाँ यहां पर देखिएगा, ये देखो एसिड के बारे में पूछा हुआ है, हमारे अमाशय में कौन सा एसिड उपस्थित होता है। वैसे पिक्रिक एसिड के बारे में बता दे, पिक्रिक एसिड को ही हम TNT कहते हैं। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन।
ये देखो टाल्विन है और इसी में आप 246 पर NO2 लगा दो। ये हो गया 246 ट्राइनाइट्रोटाल्विन, ठीक ना। ये पिक्रिक एसिड हो गया। और यहां पर अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो हमारे अमाशय में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है जो आक्जिंटिक सेल के द्वारा निर्मित होती है, ठीक ना बेटा, आक्जिंटिक सेल। अब ये देखो एसिड और बेस से सवाल अक्सर बहुत, जितने तरह की संभावना है हर तरह के सवाल बना चुके हैं उन लोग। उसी में से एक सवाल ये पूछे हैं, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाए, नीला अगर लाल में परिवर्तित हो रहा है तो हमने आपसे कहा था छलनी को याद करिए। छलनी, नी से क्या होगा दोस्त, नीला होगा, और ल से क्या होगा, लाल। तो जब लाल नीला में परिवर्तित हो जाए तो क्षार से क्या होता है, लाल किस में परिवर्तित होता है, नीला से। तो वही कह रहा है छलनी, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल लिटमस में, ये तो क्षार का है, अनीला, ये इसका मामला है बेटा, देखो ध्यान से उतर रहा था। एसिड, अम्ल, जब अम्ल आता है तो नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में। तो अम्ल जो है नीला लिटमस को किस में बदल देता है, लाल लिटमस में। ये एसिड की खासियत होती है। किसकी खासियत होती है, एसिड की खासियत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल का गुण नहीं है, बताइए कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का गुण क्या होता है, एसिड का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। एसिड कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है। अम्ल होता कैसा है बेटा, खट्टा होता है, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन आयन देता है। तो अम्ल खट्टा भी होता है, हाइड्रोजन आयन भी देता है। तो कह रहा है अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल स्वाद में कड़वा होता है। तो अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये गलत है। अम्ल क्षार के साथ लवण बनाता है, नीला को अनीला कर देता है, नीला को लाल कर देता है, सही बात है। तो ये सारे सही हैं, बी वाला गलत चुनेंगे, बी वाला को क्या चुनेंगे, गलत। ठीक है, चलिए अगले सवाल में है, अम्लों को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अम्लों को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बताइए। अम्ल को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए। पानी में अम्ल मिलाओगे, अब देखो अम्ल में जल को उड़ेलोगे, जल में अम्ल को उड़ेलोगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे बताओ। एक बर्तन लोगे, उस बर्तन में क्या मिलाओगे, वाटर, पानी मिलाओगे और ड्रॉप ड्रॉप अम्ल डालोगे। यहां पर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी, और जो भी हीट निकलेगा वो सब कौन सोख लेगा, जल। तो जल में अम्ल को उड़े लेना, अम्ल में जल को उड़े लेना नहीं, जल में अम्ल को उड़े लेना, ये वाला सही है। जल में अम्ल को उड़ेलना होगा। तो आप देखिए, जब भी आप डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूशन की प्रोसेस में क्या करते हैं, अम्ल, जल में अम्ल को मिलाते हैं, जिससे जो हीट जनरेट होती है वाटर ले लेता है। जो भी हीट होती है ना, उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। हाँ, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक है। अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें तो उभयधर्मी की अगर हम चर्चा करते हैं तो उभयधर्मी के तौर पे कौन आता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, क्या आता है भाई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, SnO2 है ना, प्लेटिनम ऑक्साइड, ये सब आते, यही सब आते हैं। तो यहां पर धातु ऑक्साइड की बात कर रहा है,
तो आपको एल्यूमिनियम को चुनना पड़ेगा। वैसे आपको बताएं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, सामान्यतः वह क्षार होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? तो सामान्यतः वो क्षार होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? क्षार। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये होते हैं अम्ल होते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं बेटा, एसिड होते हैं। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा अम्ल बनता है? बाइकार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड कौन सा अम्ल बनता है? H2SO4। आपके लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा अम्ल बनता है? नाइट्रिक एसिड। तो ये अधातु के ऑक्साइड जब भी क्रिया करेंगे जल के साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ, तो ये एसिड बनाएंगे, अधातु के ऑक्साइड। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे किसकी? धातु के ऑक्साइड की, जैसे लिथियम ऑक्साइड है, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, ये जब जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? ये सीधा बनाएंगे आपके पास क्षार। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या बनाएंगे? क्षार बनाएंगे। तो मेटल के ऑक्साइड क्षार बेस बनाते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड बनाते हैं। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में अम्लीय है? देखो कौन सा जो है प्रकृति में अम्लीय है। तो यहां पर टमाटर, टमाटर की अंग्रेजी होती है टोमेटो। वैसे इससे जुड़ा हुआ चीजें हमने बताया है। ट से टमाटर, ओ से ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड। नारंगी में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। और नींबू के रस में भी सिट्रिक एसिड। तो यहां पर सभी विकल्प को चुनना ज्यादा सही और सटीक जवाब होगा। ठीक है, सभी विकल्पों को चुनना। अगला पूछा, इनमें से कौन सा पदार्थ, देखिएगा क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में, गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। पूछ रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो इसमें से कौन ऐसा है जो पेट में स्रावित नहीं होता, ये आपको चुनना है। और जब दिन बेहतर हो, मन बेहतर हो, समय बेहतर हो, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है पढ़ने के लिए। और जब घर की परिस्थितियां अलग हो, विपरीत हो, और जब त्योहार आता है तो आपके मन में गुबार आता है कि भैया हमको भी त्योहार जो है बड़े शानो शौकत से मनानी है, तो दिन भी आएगा। सरकारी नौकरी छीन सकते हैं आप में वो दम है, आपके अंदर वो कुव्वत है, आपके अंदर वो क्षमता है, और ईश्वर ने आपको उन सारी चीजों से नवाजा है। आप अगर हिम्मत कर लिए फॉर्म भरने का, हिम्मत कर लिए क्लास करने का, तो आप बिल्कुल राजा बनेंगे। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो मेहनत करेगा वही राजा बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा एसिड ऐसा है, कौन सा एसिड ऐसा है जो अमाशय में नहीं बनता है, या कौन सा यौगिक सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनता। क्लियर करें। चलिए, इथेनॉल और इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बताइएगा भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं? ये सोच सकते हैं आप। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए, इथेनॉल क्या होता है बेटा? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहां पे और एक हाइड्रोजन यहां पे, और ये देखो बेटा यहां पर भी हाइड्रोजन है और ये इथेनॉल है। इसी को छोटा फार्मूला देखें तो ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH, इसी को इथेनॉल कहते हैं। जब एक इथेनॉल का रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा, ये गलत भी हो सकता है, ऐसा ही एक सवाल NTPC में भी देखने को मिला था। इस रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, तो कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन का मतलब होता है
जल का वियोजनीकरण, जल को वियोजित कर देता है। तो अगल बगल के कार्बन पर स्थित H और OH के अणुओं को काटता है, जल बनाता है और जल को निकाल देता है। तो दोनों के एक एक बॉन्ड फ्री हो गए, दोनों दो हाइड्रोजन बना लिए, एल्कीन बना लिए, एथीन बना लिए। क्या बना लिए? इसको एथीन कहेंगे बेटा। और देखो, एथीन से अगर इथेन बनाना होगा तो आपको निकिल को पटक के पीटना होगा, निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम का इस्तेमाल करना होगा। एक बात सुनो ध्यान से, यहां पर इथेन लिखा है, इसको एथीन कर दीजिएगा। इथेन करेंगे तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन हो गया। पहला स्टेप खुदे कठिन है तो इतना कठिन नहीं देगा। हाँ भाई, अच्छी बात है। थोड़ा लाइक वाइक दबा के कीजिए, और आवश्यकता रहती है। जब 200 होता है लाइक, जब 100 लाइक होता है तो भी हम लोगों को भी खुशी होती है। और आज तो आप लोग एकदम भरपूर प्यार देने वाले हैं। तो पीएच मान 7 से 14 में वृद्धि हुई है, बताना है इसका जवाब। ये टाइप 6 है, पीएच से जुड़ा हुआ सवाल है। बताइए क्या होगा पीएच मान। तो पीएच के बारे में देखिएगा, ये 7 है, और देखिएगा यहां 0 और यहां पर है 14। तो अगर हम 7 से 14 जा रहे हैं तो 7 से 14 जाने पर होता क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता धीरे धीरे घटती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है धीरे धीरे घटती है। लेकिन जब हम 7 से 14 जाते हैं और जब हम 0 से 14 जाते हैं तो देखिएगा, आप देख सकते हैं OH आयन की कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जाती है। यहां पर OH आयन की सांद्रता बढ़ती है और H आयन की सांद्रता घटती है। तो 0 से 14 जाने पर क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता में कमी आई और OH आयन की सांद्रता में गुरुजी वृद्धि आई। OH आयन की सांद्रता में वृद्धि आई। अगर कह देता कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी, तो यह भी सही था, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी। ठीक है, ये दोनों होगा बिल्कुल। तो यहां पर आपको दोनों देना है। और यहां पर आप जानते भी हैं कि पीएच प्लस पीओएच का मान क्या होता है, 14 होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। पूछा यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे क्या माना जाएगा। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो क्या माना जाएगा। अच्छा, अगर किसी पदार्थ का पीएच 0 हो तो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मानेंगे। ये अक्सर H2SO4 का मिलता है। अगर किसी का पीएच मान जो है 7 है तो वो न्यूट्रल है, उदासीन है। तो किसी का 7 से कम है तो क्या वो क्षार है, ना बाबा। आयन है, ना बाबा। वो है क्या, एसिड है। 7 से कम है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। कह रहा है इसमें, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होता है। यानी जब हम स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, अब इसके कॉन्सेप्ट में बस इतना है कि जब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, पूर्ण रूप से न्यूट्रलाइजेशन होता है, और H प्लस और OH आयन वाटर बन के निकल जाते हैं। और यहां पर उदासीन यानी पीएच जो होता है 0 हो जाता, 7 हो जाता है, सॉरी, पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं। लेकिन आपका पीएच वैल्यू यहां पर क्या मिलता है, 7 मिलता है। अच्छा, एक सवाल ये है, देखिएगा पीएच से जुड़ा हुआ, कर पाएंगे क्या। X का पीएच N दिया है, X दिया है, इसका पीएच 9, Y का पीएच दिया है 2,
और जेड का पीएच दिया है 6, ए का पीएच मान 13 दिया है, एक्स का कितना दिया है 9, वाई का पीएच मान 2, जेड का पीएच मान 6 और ए का पीएच मान 13। तो निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? अब ये आपको बतानी है, बताइए क्या होगा। मिठाई नहीं खानी है, पूरा गांव गांव घूम के राखी नहीं बंधवाना है। ये नहीं कि आज राखी का दिन है तो एकदम पूरा गांव में घूम रहे हैं। गुरुजी आज तो हम राखी बंधवाई के रहेंगे। हाँ बताइए भाई क्या होगा। बताइए भाई किसको चुनोगे। अभी हम देखना चाह रहे थे कि पीरियाडिक टेबल के जो सवाल हमने और रखे थे वो कब है, वो अब आने वाला। पीरियाडिक टेबल भी अब कराएंगे। तो यहां पर देखिएगा, अगर इनको सजाया जाए तो सबसे पहले सबसे कम किसका है, वाई का है। वाई से ज्यादा किसका है, 2 से ज्यादा 6 का है। और इससे ज्यादा किसका है, एक्स का है। और इससे भी ज्यादा ए का है। तो जिसका ज्यादा हो गया वो स्ट्रांग बेस हो गया, और जिसका कम हो गया वो स्ट्रांग एसिड हो गया, स्ट्रांग एसिड हो गया। तो सवाल यही तो पूछा हुआ है, किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। तो वाई और ए, वाई और ए यही है। पहले मजबूत एसिड, तो एसिड है ए, एसिड पहले मजबूत एसिड तो वाई होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए। ये डी वाला सही होगा। हाँ बिल्कुल, बी और डी को ध्यान से देखो। पहले हमको स्ट्रांग एसिड रखना है, फिर स्ट्रांग बेस रखना है। तो स्ट्रांग एसिड इज वाई और स्ट्रांग बेस इज ए। तो आंसर बना वाई इंटू ए। कह रहा है डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों से कितने त्रिकों को पहचान सके थे। देखिएगा 4 त्रिकों को तो पहचाने थे, लेकिन 3 त्रिकों पे ही लोग सही मान रहे हैं। तो आप भी 3 ही त्रिक बताइएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, और यहां पर देखिएगा, आपने जानते हैं आप लोग लीना एक लड़की थी, लीना के कासरबा, इनके सर पर बाल था कासरबा। क्या सर पर क्या है, क्लोरीन बोया गया है, ब्लू, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये 3 आपके त्रिक हैं। डोबेराइनर के दिए हुए 3 त्रिक हैं, जिसका कहनामा था कि किनारे के दोनों तत्वों का औसत परमाणु भार बीच वाले के बराबर होता है। तो ये त्रिक नंबर 1, त्रिक नंबर 2 और त्रिक नंबर 3 यही हो गया। हाँ चलिए अगले सवाल पे। आपने देखा इसके सवाल, अब पीरियाडिक टेबल के सवाल आपके सामने आएंगे। जब तत्वों को, अभी हम लोग क्वेश्चन के पूरे 15 सीरीज के हम लोग बीच में हैं, ठीक है। तो थोड़ा साथ दीजिएगा, मजा आएगा, सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को। हाँ तो बताइएगा, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के लगभग औसत होता है। यह नियम किसने दिया था। तो एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने कहा कि किनारे के दोनों तत्वों का परमाणु भार का औसत बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। उस महान वैज्ञानिक का नाम था डोबेरिनर। और आप जानते हैं इसका 23 होता है, इसका 3 होता है और इसका 39, इसका 7 लिख लीजिए। तो इन दोनों का जो औसत परमाणु भार होगा, औसत परमाणु भार 7 + 39/2 यानी 46/2 यानी 23। तो औसत परमाणु भार कितना होगा, 23। तो डोबेराइनर के त्रिक नियम के हिसाब से 23 हो गया, है ना।
और न्यूटन ने तो फिजिक्स में नियम दिया था। मेंडलीव के बारे में आप जानते होंगे 1869 में इन्होंने पीरियाडिक टेबल दिया, 1872 में पब्लिश हुआ, इन्होंने 1863 में दिया था। ठीक है, हाँ। तो तू को वर्गीकृत करने का पहला प्रयास किसने किया था, किसके हिसाब से किया गया था? अब इसमें भी डोबेराइनर और मेयर का ऑप्शन में से एक आंसर आएगा, बताइए किसको जवाब देंगे। बहुत पुरानी बात है, 1817 में एक वैज्ञानिक हुए, 1817 में, नाम था डोबेराइनर। इन्होंने ही त्रिक नियम तो सबसे पहले इन्होंने परमाणु भार के आधार पर ही बनाया था, तो सबसे पहले वर्गीकृत करने का प्रयास किया। और वैसे अगर मेंडलीव के बारे में कहे तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, आवर्त सारणी का जनक। बात यह है ना कि हम क्लास में थोड़ा सा, हाँ, बार बार आप लोगों से पंचायत करते नहीं है, तो आप लोग भी परेशान है कि सर जी पंचायत क्यों नहीं कर रहे, तो इधर आओ भाई, ये वाला जवाब दो, क्या होगा। कह रहा है स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। स्टेनलेस स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाना, सोचो और जवाब दो भैया। एकदम चारों तरफ रक्षाबंधन का त्योहार है और शुभ मुहूर्त जो है 2 बजे के बाद है, लेकिन जिसको अपनी सुविधा लग रही है उस हिसाब से हाँ वो चीजें कर सकता है, देख सकता है। बताइए भाई, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में क्या है बेटा, फिकर नहीं करो, फिकर नहीं करो। तो अब आयरन, क्रोमियम, निकिल, कार्बन, ठीक ना। देखो मैग्नीज भी होता है, मैग्नीज का भी इस्तेमाल हम कभी कभी करते हैं। तो कार्बन का तो करते हैं कठोरता के लिए, निकिल का तो करते ही करते हैं, तांबा का नहीं करते, मैग्नीज का करते हैं। तो यहां पे मेरे हिसाब से तांबा होगा। ठीक है, एंटी मनी क्या है, एंटी मनी, एंटी मनी आपको बताना है क्या है एंटी मनी। ये देख लीजिए, ये जो 7 तत्व देख रहे हैं, बोरान, बोरान को, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, जर्मेनियम को, आर्सेनिक को, इनके नाम इसलिए लिख रहे हैं कि याद रहे आपको। एंटीमनी को, एंटीमनी को, टेलुरियम को, ये सातों के सातों जो है आपके क्या है बेटा, ये सातों जो है ना, ये सातों तत्व जो है ये मेटेलॉइड है, उपधातु है। तो ये सातों आपके क्या होंगे, उपधातु की कैटेगरी में आएंगे। आप बोलिए बेटा सातों किस कैटेगरी में आएंगे, उपधातु। तो यहां पर आप जानते हैं धातु कितने होते हैं, 118 तत्वों की बात अगर हम करें तो 118 तत्वों में जो धातु की संख्या होगी वो कितनी होगी बेटा, 91 होगी, 93 होगी। तिरानवे, 7 और 18, कुछ लोग 93, 20 और 7 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। ये फार्मूला नहीं याद होगा तो ये जवाब नहीं दे पाओगे, फार्मूला याद होना जरूरी है। बताइए क्या होने वाला है। कह रहे निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। कैल्शियम किस में विद्यमान है बेटा, तो अगर हम जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम की, तो जिप्सम में क्या होता है बेटा, जिप्सम में
कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये जिप्सम होता है, जिप्सम होता है। तो यहां पर पूछा हुआ है जिप्सम के बारे में, तो यही तो जिप्सम है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? जिप्सम में विद्यमान है। और इसी कैल्शियम को बनाना हो तो आप जानते हैं इसी कैल्शियम को अगर गर्म कर दिया जाए, हीट कर दिया जाए 300 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो ये पीओपी बना देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाटर निकल जाएगा, वाटर यहां से क्या होगा, निकल जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, जवाब देते रहिए, क्या होने वाला है। ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये पूछा हुआ है आप लोगों से, क्या पूछा हुआ है भाई, कि निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर के त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम शामिल है? तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला बताया लीना, तो लीना के, और के का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम। लीना के क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा डोबेराइनर का तीसरा सदस्य है? लीना के लिथियम सोडियम के साथ साथ जो तीसरा सदस्य है इसको हम कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? ठंडे पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ कौन सी क्रिया करती है, बताएंगे? बताइए, ठंडे पानी के साथ कौन सी क्रिया करती हैं? तो देखिएगा, अगर ठंडे पानी की बात करें ना, तो जो फर्स्ट ग्रुप के तत्व है वो सारे के सारे होंगे। फर्स्ट ग्रुप तत्व कौन कौन से होंगे? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कोल्ड वाटर से क्रिया कर सकती है। अच्छा, फेल जो होता है, फेल, ये बताओ ये किससे क्रिया करता है? ठंडे, गर्म या भाप से। ऐसे ही तो यहां पर अभिक्रिया करती है, तो लीना के, यहां पर पोटेशियम को चुनेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलिए अच्छा चलिएगा, यहां पर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? एक ऐसा समूह था जिसको बाद में तालिका में जगह पहले नहीं मिली थी, बाद में मिली थी। किसको मिली थी? तो नए तत्वों के लिए जो रिक्त स्थान छोड़ा था ना, अगर ये बात याद हो तो आप बता सकते हैं। नए तत्वों के लिए जो रिक्त स्थान छोड़ा था मेंडलीव ने, उन्हीं नए तत्वों को ही बाद में तालिका में जगह मिली थी। तो जो नए तत्व थे उसके लिए एक ट्रिक हमने बताया था। क्या बताया था भाई ट्रिक? तो हमने बता रखा है बैल सी जिंदगी। क्या बता रखा है बेटा? बैल सी जिंदगी सच गाना गाए। बैल सी जिंदगी सच गाना गाए, ध्यान दीजिएगा। तो ये बैल सी जिंदगी हो गई, और जिंदगी का कोई मोल नहीं है प्यारे, सच गाना गाए, ये हो गया बेटा। तो यहां पर किस समूह को बाद में, तो इसी स्कैंडियम को पहले कहा गया है एका बोरान। बोरान के बाद में आता था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, बोरान के बाद में आता था तो एका बोरान। इस गैलियम को एल्यूमिनियम के बाद में आता है तो इसको बोल दिए एका एल्यूमिनियम, एका जर्मेनियम, एका जर्मेनियम। तो इस हिसाब से आपको करना है। स्कैंडियम, गैलियम और कैल्शियम दिया है। स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, बी वाला ऑप्शन होगा। बी वाला भी नहीं होगा,
बेटा इस दोनों में बेटा कोई सही नहीं दिया है। इसी को हम जर्मेनियम कर दे रहे हैं बेटा, जर्मेनियम। अब ये जाके सही हो पाएगा, ठीक ना? हाँ गलत दिया था, देखो गाय, जर्मेनियम लास्ट में आएगा ना, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, चलिए भाई। निम्न में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त में एका बोरान की जगह लेता है? अब ये देख पाए तो आप बताएं। बैल सी जिंदगी, बोरान पहले है, सच गाना गाए। सच का किसका ट्रिक है? जो सच का ट्रिक बता देगा वो इस सवाल का सही जवाब ले जाएगा। सच गाना गाए, तो सच क्या था? स्कैंडियम, इसी को एका बोरान कहे थे। स्कैंडियम इज एका बोरान। सच गाना गाए तो गाना गैलियम। बैल एका एल्यूमिनियम कहेंगे। एका जर्मेनियम कहेंगे, है ना? तो अपने हिसाब से आपको सवाल के जवाब जो है समय समय पर आपको ध्यान पे रखना है, याद करते रहना है, और क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपको बदलने हैं, सोचने हैं। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका सिलिकॉन की जगह लेता है? अब ये अलग सवाल है। अब बताओ बेटा, पूरा प्रैक्टिस हो गया ना, एक टाइप के सवाल एक जैसे। हाँ बताइए कैसे जवाब देंगे? एका सिलिकॉन कहा है, तो यहां देखिएगा, बैल सी जिंदगी, सच गाना गाए। एका सिलिकॉन क्या होगा बेटा? एका सिलिकॉन जर्मेनियम को कहेंगे। एका सिलिकॉन किसको कहेंगे? जर्मेनियम को। अब समझ में आया? चलिए भाई अगला सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 18वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तीसरे पीरियड में, थर्ड पीरियड में होना चाहिए, थर्ड पीरियड में, और 18वें ग्रुप में होना चाहिए। तीसरे पीरियड में और 18वें ग्रुप में जो तत्व है उसका नाम बताना है। तीसरे पीरियड में और 18वें ग्रुप में जो भी तत्व है उसका नाम आपको बताना है। कौन सा तत्व है? सोच के बताइए क्या हो सकता है, यहां पर आपको बताना है। अब देखिए, पहले इन नोबेल तत्वों के नाम याद रखिए। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। जैसे आपने लिखा बिल्कुल सही, ये पहले ही ग्रुप में है, तो तीसरे ग्रुप में आर्गन आ गया, तो यहां पर आंसर क्या बना? आर्गन। नियान तो सेकंड ग्रुप में है, क्रिप्टॉन तो थर्ड फोर्थ में है, और हीलियम तो पहले में। एकदम सही जवाब दिए आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, अगले वाले टाइप में चलेंगे। हाँ, पूछा है वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? बताइए। आज मिठाई खा के लग रहा है गला सूख गया है। आप लोगों का क्या हाल है गला का भाई? कह रहे हाँ, यहां पर क्या कहेंगे तो टेस्टिस से अगर हार्मोन पूछेगा तो टेस्टिस से होता है टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से पूछेगा, अंडाशय से, तो अंडाशय से क्या बताएं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ओवरी से। अच्छा और आगे चलते हैं। अगर पिट्यूटरी से कहता तो एफएसएच और एलएच हो जाता। तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो मेल सेक्स हार्मोन है। दाढ़ी, मूछ, आवाज का भारीपन, मेल का कैरेक्टर डेवलप करने का काम करता है। कह रहा है शुक्राणुओं का निर्माण किस में होता है? बताइएगा, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है, किस में होता है? शुक्राणुओं का निर्माण तो आप जानते हैं, जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम। और ये क्या है बेटा? टेस्टीज है।
टेस्टिज का टेम्परेचर जो होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम। तो टेस्टिज का टेम्परेचर कितना होता है बेटा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो यहां पर शुक्राणु का निर्माण यही होगा और इसी में एक सेल पाई जाती है, सेल का नाम बताएंगे, लीडिंग सेल होती है। लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है। स्पर्म का निर्माण जो है स्पर्मेटोजन करती है, स्पर्मेटोगोनिया करती है। अब ये तो सिंपल वही वाला सवाल है, लड़कों में दिखाई देने वाला तो वही होगा ना। लेकिन अगर हम प्रोलैक्टिन के बारे में बोले, ये दुग्ध के निर्माण में सहायक है। एक और भी हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये भी सहयोग करता है, ऑक्सीटोसिन भी, ठीक ना। हाँ, एस्ट्रोजन जो है कहाँ का है भाई, ये भी मेल सेक्स हार्मोन ही है। एस्ट्रोजन फीमेल में भी पाया जाता है, ये ओवरी से सिक्रीट होता है। और एड्रीनेलिन जो है, एड्रीनालाइन करके दे दिया है, ये एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। तो 61 सवालों की श्रृंखला हो गई है। और चलिए कुछ और सवाल देखेंगे। कह रहा है कौन सी कोशिकाएं एक आदमी में वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्रावित करती है, कौन सी सेल। तो मैं इसका जवाब दे चुका हूं, 2 स्लाइड पहले ही मैंने हाथ से लिखा था उस सेल का नाम। तो अगर आपको ध्यान पे हो तो बताइए। वैसे सर्टोली सेल के बारे में बता देता हूं, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। और शुक्राणुजन, यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है। क्या सही है भाई, सी वाला ऑप्शन। कह रहे गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। तो गर्भाशय में एक आप जानते हैं फ्लूइड पाई जाती है और उसी में ही इम्ब्रियो जो होता है, इम्ब्रियो मूव कर रहा होता है। तो जो गर्भाशय होता है उसके फ्लूइड को क्या कहते हैं बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक ना, एमनियोटिक फ्लूइड ये होता है। बी ऑप्शन आपका बनता है। अगला सवाल है मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो कौन सा अंग है जिस अंग में क्रमबद्ध तरीके से संकुचन होगा, लयबद्ध तरीके से संकुचन होगा, जिसे संतान का जन्म होगा। तो यहां पर गर्भाशय को चुनिएगा, गर्भाशय को। और उस हार्मोन का नाम कौन सा है, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन होगा, ऑक्सीटोसिन, जो गर्भाशय के दीवालों में क्या कराता है, क्रमाकुंचन गति कराती है। और डिंब वाहिनी में क्या होता है बेटा, तो डिंब वाहिनी में आप जानते हैं निषेचन की घटना होती है। फर्टिलाइजेशन की घटना फैलोपियन ट्यूब के, मेनली तो एम्पुला में होती है। पूछा है गर्भाशय के किस माध्यम से योनि में ओपन होता है। अब देखिएगा, हाँ, यहां पर अगर देखा जाए ये गर्भाशय है और गर्भाशय जो है इधर तो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन, अरे भाई यहां पर क्या है बेटा, यहां पर आप देखेंगे इसी को हम सेरेविक्स कहते हैं और इस पार्ट को हम वेजाइना पार्ट बोलते हैं। ये सेरेविक्स से ओपन होता है, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं ना, ठीक है। तो ये 9 टाइप आपके समाप्त हो गए हैं
और आइए आपके पास केमिस्ट्री के कुछ बढ़िया सुंदर से सवालों की श्रृंखला और कराएंगे। आज फिजिक्स के सवाल बिल्कुल हम थोड़े कम लाए थे, फिजिक्स के सवाल लगातार आप कर रहे थे लेकिन लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ठीक है, तो चलिए 5 टाइप और बचे हैं। अम्ल वर्षा जब होती है तो अम्ल वर्षा में कौन सा गैस का मेजर रोल है? तो आप जानते होंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है यही वाटर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यही जल से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है। यही बना लेता है सल्फ्यूरिक एसिड भी और यही नाइट्रिक एसिड भी। अम्ल वर्षा जब होती है तो पूछा हुआ है कि अम्ल वर्षा जब होती है, जब जल प्रायोगिक प्रदूषक के साथ सहयोग करता है तो किसका निर्माण होता है? तो यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड याद रखिएगा, ठीक ना, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला सवाल पूछा है, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? अब देखो बात यहां पे है ना कि अगर तापमान बढ़ जाए, शरीर का तापमान बढ़ने का मतलब होता है बढ़ना, ये बुखार का लक्षण है, बुखार का लक्षण है, ज्वर का लक्षण कहलाता है। लेकिन कम होना हाइपोथर्मिया होती है और ज्यादा होना हाइपरथर्मिया होती है, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर आप हाइपोथर्मिया को चुनेंगे। अब चलते चलिएगा, कह रहे हाथी पांव किसके कारण होता है? हाथी पांव के बारे में आपको चुनना है। हाथी पांव किसके कारण होता है? तो यहां पे देखिएगा, अगर हम कृमि की बात करें, कृमि की बात करें तो कृमि में वर्म में आपने पढ़ा होगा, अलग अलग वर्म के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अगर हम फाइलेरिया रोग के बारे में कहें तो फाइलेरिया से ये भारत में इस समय फैला हुआ रोग है एलिफेंटिएसिस। पैर जो है हाथी के जैसा हो जाता है, फूल जाता है। फाइलेरिया अगर हम कहें, फाइलेरिया जो रोग होता है ये एक क्यूलेक्स नाम के मच्छर के द्वारा होता है। क्यूलेक्स नाम के मच्छर के द्वारा फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? क्यूलेक्स नाम के मच्छर के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। और यही फाइलेरिया जो है, इसके बारे में एक और बात याद रखिएगा कि उचेरिया वैनक्राफ्टी, उचेरिया वैनक्राफ्टी जो होती है ना, उचेरिया वैनक्राफ्टी या उचेरिया मलाई, उचेरिया मलाई, तो यही जो कृमि होती है जो इस बीमारी को फैलाती है, ठीक ना, फाइलेरिया को फैलाती है, ठीक है। और अगर हम वर्म के बारे में और बात करें तो राउंड वर्म जो होता है, गोल कृमि किसे कहते हैं बता दो? राउंड वर्म, गोल कृमि किसे कहते हैं? एस्कैरिस को कहते हैं, एस्कैरिस लंबरक्वाइडिस को कहते हैं। ये एस्कैरिस हो गया, एस्कैरिस। ऐसे ही आपका फ्लैट वर्म भी होता है। कौन सा वर्म होता है? फ्लैट वर्म। चपटा कृमि की बात करें अगर हम फ्लैट वर्म की, तो ये हम प्लेटी हेलमिंथेज को बोलते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज। ये एस्के हेलमिंथेज है और ये प्लेटी हेलमिंथेज है, ठीक ना। एस्कैरिस लंबरक्वाइटिस से क्या होता है? पेचिस होता है। क्या होता है? पेचिस, ठीक ना। ये बातें याद रखिएगा। तो ये आपके लिए ऐसे टॉपिक लाए गए थे, हाँ, जिससे आप क्वेश्चन को कर सके, बता सके। हाँ चलिए भाई, पूछा निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अयुग्मित है? अंतःस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है? पिट्यूटरी, आप जानते हैं। यहाँ पर अयुग्मित ग्रंथि के तौर पर आप पिट्यूटरी को चुनेंगे, आप थाइमस को चुनेंगे। थाइमस जो चेस्ट में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई? चेस्ट में पाई जाती है। आप पैंक्रियाज को चुनेंगे, पैंक्रियाज को चुनेंगे जो एब्डामेन में पाई जाती है। ये सारी की सारी जो होती है अनपेयर्ड होती है।
लेकिन अगर आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि, ये हाँ इसी के ऊपर इसी के द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण होता है। किस हार्मोन का स्रावण होता है? एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण होता है बेटा, ठीक है ना, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्रावण। और इसी को हम ट्रिपल एफ हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन की संज्ञा देते हैं। क्या देते हैं भाई? इसी को हम ट्रिपल एफ हार्मोन बोलते हैं, इसी को हम आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, इसी को हम लोग लड़ो या उड़ो बोलते हैं। ये सब इसी को बोलते हैं एड्रिनल। इसी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर की संख्या क्या होती है भाई? ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। ये देखिएगा, हार्मोन के बारे में एक और सवाल दिया, इसको देखिएगा। तब तक मैं देख रहा हूँ फिजिक्स के कुछ सवाल आपको मिल जाए जो मैं करा सकूं, नहीं तो हाँ फिजिक्स के कुछ सवाल आपको लास्ट के करा देते हैं, ठीक है ना। आज धूम मची हुई है, खुशियां हैं, तो भाई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता आप लोगों को, क्यों जी? बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा सिक्रीट होता है? गर्भाशय के द्वारा। तो चलिए लास्ट में चलते हैं हम लोग, और लास्ट में कुछ फिजिक्स के सवालों को करते हैं। ये पूछा है 4π² किसके बराबर होता है? तो 4π² का कोई फार्मूला दिमाग में बन रहा हो तो बताइए किसके बराबर होगा 4π²? सोच के बताइएगा। बाय द वे, टाइम पीरियड होता है किसी भी स्प्रिंग का, किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का। अगर कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2π√L/g, और यहां पर क्या हो जाएगा? t² बराबर 4π²L/g। और यहां पर कह रहा है 4π² बराबर क्या होगा? तो 4π² यही ना है, तो 4π² बराबर क्या होगा? g × t²/L। ठीक है बेटा, यहाँ पे t²/L आ रहा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। L/t² तो नहीं आ रहा है, क्योंकि 4π² पूछ रहा है, तो स्क्वायर करोगे तो वही तो होगा 4π²L/g। आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या होगा? इसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए t बराबर, आवर्तकाल क्या होता है? t बराबर 2π√L/g, यही तो होता है। तो स्क्वायर करेंगे, या इसको इधर हम स्क्वायर ही करेंगे, तो 4π² ही तो बोलेंगे। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हाफ 1/2 का स्क्वायर L/g ही आएगा। अब यहाँ पे 4π² पूछ रहा है, तो L नीचे आएगा 4π² में, तो t²/L/g, t²/L/g नहीं दिया है, हम LT² बेटा यहाँ पे मिस्टेक दिख रहा है। चलिए फिजिक्स के अब इसको रहने दीजिए, जो मैं ये बताया हूँ वही सही रहेगा, ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? एक कण सरल आवर्त गति पूरा कर रहा है, महत्तम विस्थापन इसका त्वरण कितना होगा? महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण कितना होगा बताइए? महत्तम विस्थापन पर इसका त्वरण। अच्छा, हो सकता है कि उस क्वेश्चन में कुछ चीजें छूट गई हो,
अब देखिएगा, अगर कोई भी वस्तु हाँ सरल आवर्त गति कर रहा है तो ये क्या है, मीन पोजीशन है, और ये क्या है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन है, ये ए होता है। तो त्वरण बराबर पूछा है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, एक्स विस्थापन होता है। तो यहाँ पर अगर अधिकतम महत्तम विस्थापन पर अगर कोई चीज है तो उसका त्वरण जो होगा ना वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा त्वरण उस समय होगा उसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु, एक पिंड जो है जिसका द्रव्यमान m है, वृत्त पर घूम रहा है। अगर वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो अभिकेंद्र बल कितना होगा। तो अभिकेंद्र बल के बहुत सारे फार्मूले दिए हुए हैं, आपको बताना है। तो एक फार्मूला हम भी बता देते हैं, mv स्क्वायर बाई आर, और एक होता है mr ओमेगा स्क्वायर। ये दो फार्मूले होते हैं, mv स्क्वायर बाई आर हो गया। चलेंगे आगे, चलिए भाई। कह रहा है कि 20 किलोग्राम और 15 किलोग्राम, देखिएगा ध्यान से, 20 किलोग्राम और 15 किलोग्राम द्रव्यमान वाले दो निकायों को एक इमारत के ऊपर से गिराया जाता है। गिरने के दौरान किसी अवधि में क्या बराबर होगा। तो अगर ऊपर से किसी वस्तु को गिरा रहे हो, इसको भी गिरा रहे हो, इसको भी गिरा रहे हो, तो क्या होगा आप बताओ। जब ये जमीन से जाके टकराएंगे, जमीन से जाके टकराएंगे तो उसमें क्या बराबर होगा, त्वरण बराबर होगा। तो उस दोनों में त्वरण का मान बराबर होगा। क्या बराबर होगा, त्वरण बराबर होगा। एक सवाल ये है, एक सरल आवर्त गति करने वाला कण जो है उसका समीकरण दिया हुआ है, y बराबर 3 sin 10t। फ्रीक्वेंसी पूछा है, देखिएगा ये फार्मूले से कंपेयर करना है आपको ओमेगा टी से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो 10 रेडियन पर सेकेंड होगा, लेकिन ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, 10 बराबर 10, तो एफ बराबर हो जाएगा 10 अपान 2 पाई। क्या होता है भाई, तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आंसर यही बनेगा 10 अपान 2 पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। तो इस सवाल का सही जवाब सी होगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और देखिएगा। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को किसके बराबर रखते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपान 9 बराबर डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5। तो यहां पे अगर 86 रख भी दिए तो करो ना सॉल्व, बताओ कितना आएगा। 6 में से 2 गया 4 आ गया, और 8 में से 3 गया 5, 9 है। तो 9 छके 54 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 5, तो डिग्री सेंटीग्रेड बटा 30 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। यानी यहाँ पे सटीक आंसर आपका 30 बनेगा। क्या बनेगा भाई, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट आंसर जो बनेगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। क्लियर है। चलिए कुछ और सवाल के जवाब देख लेते हैं। हाँ, ये सवाल देख के बताइए कि क्या करेंगे आप लोग। चलिए अभी कुछ ही सवाल और है, फिर उसके बाद से आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। आपका एग्जाम बेहतर हो। भैया आप जानते हैं कि एलपी की एग्जाम जो है एकदम सितंबर तक तो हो ही जाना है, ठीक ना। तो आप सभी को लगे रहना है। जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व तो क्या होता है। तो आप जानते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व तो अधिकतम होता है। तो आप जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घनत्व तो बढ़ेगा, तो घनत्व तो क्या होता है बेटा, बढ़ता है 0 से 4 तक। 0 से 7 कह देता तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, 0 से 9 पहले बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। तो ये बात आपको करनी होती है, ठीक है। चलिए एक सवाल और है, इसमें से संरक्षी बल कौन है। संरक्षी बल नहीं है, सॉरी संरक्षी बल नहीं है। कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, विच इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसमें से एक चुनना है। चुंबकीय बल कंजर्वेटिव होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी होता है। स्थिर वैद्युत बल नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, संपर्क में नहीं लगता है। गुरुत्वीय बल नॉन कांटेक्ट फोर्स है, कंजर्वेटिव भी है। नॉन कांटेक्ट मतलब संपर्क के साथ नहीं। फ्रिक्शन फोर्स ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये कांटेक्ट फोर्स है, हमेशा मोशन का अपोज करता है,
तो ये कैसा फोर्स है बेटा? कांटेक्ट फोर्स है। चलिए एक सवाल और देखिएगा, बल विस्थापन वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? बल विस्थापन वक्र के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई वक्र है जिसमें बल और विस्थापन के द्वारा कुछ एरिया घेरी जा रही है, ठीक ना, बल और विस्थापन के द्वारा, तो किसको? तो आप जानते हैं बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन क्या होता है? तो बल गुणे विस्थापन आपका कार्य होता है। तो यहां पर आप किसको चुनेंगे? कार्य को चुनेंगे। तो यहां पर आपका क्या होगा? कार्य होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपने किए। एक ये भी देख लीजिए, घर्षण के विरुद्ध किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य हमेशा किस रूप में परिमाणित होता है? देखो, कभी भी घर्षण बल जो लगेगा, जैसे मान लो जहां मोशन होगा वही लगेगा और वो मोशन का विरोध करेगा, तो गतिज ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। तो जब भी आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो गतिज ऊर्जा का ह्रास करेगा, तो यहां पर यही लगेगा सही आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को बस इतना ही रहने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भैया आप सब बेहतर रहेंगे, अच्छे होंगे और अपने घर परिवार में एकदम मस्त होंगे। ये 100वें सवाल का जवाब दीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी से आग्रह है कि भैया आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी रक्षाबंधन। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। आपके बहनों को भी, अगर आप बहन हैं तो आपके भाइयों को भी बहुत सारी खुशियां। आप सभी लोगों के कमेंट में जो शुभकामनाएं हमको मिली, जो बहुत सारा प्यार हमको मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। आज के सेशन में अपना सहयोग और प्यार देने के लिए, इतना सारा लाइक करने के लिए, और लास्ट में एक ही आग्रह है कि क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मुलाकात होगी। याद रखेंगे कि भैया एमडी क्लासेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट एमडी क्लासेज ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप जुड़ सकते हैं एमडी क्लासेज पर। इस समय आप जानते हैं कि ऑफर भी आए हुए हैं, तो आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा टेलीग्राम चैनल अभिषेक सर एमडी क्लासेज पर जाकर आप शुभकामनाएं यहां भी भेज सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।